अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं हूँ लिया आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे दुआ के बाद कराची से एक और लड़की निम्रा लापता हो गई है। अगवा का शुबा जाहिर किया जाने लगा। मलिर सऊदाबाद से 20 अप्रैल को 15 साल निम्रा घर से निकली और वापस नहीं आई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मोबाइल लोकेशन की मदद से लड़की को तलाश किया जा रहा है। निम्रा से कबल दुआ जहरा की गुमशुदगी को 1 हफ्ता गुजर चुका है। पुलिस ताहाल पता लगाने में नाकाम है। कराची में 1 हफ्ते से लापता दुआ जहरा तो ना मिली, लेकिन एक और लड़की निम्रा गायब हो गई। 10वीं जमात की 15 साला निम्रा कोरंगी से लापता हुई। मां का कहना है 20 तारीख को निम्रा गायब हुई और 3 दिन के बाद पुलिस आई। 4 दिन हो गए मैंने यहाँ सब जगह ढूंढा, मुझे मेरी बेटी का कोई सुराग नहीं मिल सका। मैं थाने वालों ने बोला कि 12 बजे से पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैंने थाने वालों से फिर 12 बजे जाके एफआईआर दर्ज करवाई और अभी तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिल पाई है। जिस तरह आपने 2 बच्चों की मदद की, बनाए मेहरबानी मेरी भी मदद करें। पुलिस ने 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज तो कर ली, लेकिन लड़की कहाँ है? पुलिस कुछ न कर सकी। निम्रा का फोन 3 दिन तक खुला रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में ताखीर की। सीसीटीवी भी हासिल न की। सीडीआर लोकेशन भी न निकाली। एसपी शाह फैसल वजाहत हुसैन कहते हैं लड़की के फोन डेटा से मालूम हुआ है वो लाहौर में एक लड़के से राब्ते में थी। पुलिस के लिए सिर्फ निम्रा का ही नहीं बल्कि दुआ जहरा का केस भी चैलेंज बना हुआ है। कराची के इलाके सऊदाबाद से लड़की निम्रा को लापता हुए 5 रोज गुजर चुके हैं। इस वक्त आज न्यूज के नुमाइंदे शहरियार साजिद निम्रा के वालिदैन के साथ मौजूद हैं। उन्हीं से मजीद जानते हैं। जी शहरियार। जी बिल्कुल, ये दूसरा वाकया है। दुआ के बाद निम्रा नामी लड़की जो है वो सऊदाबाद के इलाके से जो है वो अगवा हुई है। इस वक्त मैं निम्रा के घर पे मौजूद हूँ और इनके वालिदैन से बातचीत करूंगा और पूछूंगा कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं निम्रा को घर से गायब हुए हुए और आज जो है वो इसकी बाकायदा तौर पर जो है वो एफआईआर जो है वो लॉन्च हुई है। अच्छा, बताएंगे कि निम्रा कितने साल की थी और कितने दिन हो गए आज उसको अगवा हुए हुए? सर अब माशाल्लाह मेरी बेटी इस वक्त 15 साल की हुई है। अब जाके बुध वाले दिन मैं और मेरा बेटा शहर गए हुए थे। शहर और मेरी वाइफ जो वो जॉब पे गई हुई थी। निम्रा को घर छोड़ दिया था हमने और निम्रा जो है वो किस वक्त किस टाइम वो निकलकर बाहर गई है तो वो कुछ लेने चली गई खाने के लिए। 10 बजे का टाइम था तो फिर उसके बाद जो है वो बच्ची घर पे नहीं मिल पाई। मैंने थोड़ी देर बाद आधे 1 घंटे बाद कॉल करा तो मेरा फोन काट दिया जाता है, मसरूफ। फिर मैंने दोबारा फोन किया। फिर मैंने सोचा शायद है ना जैसे सो भी जाती हैं कभी कभी, तो मैंने फोन नहीं करा। फिर बाद में मैंने दोबारा से कॉल कर मैंने फिर बाद में जब मैं घर आई हूँ 10 साढ़े 10 बजे के करीब, मैंने देखा ये वाले कमरे का दरवाजा बंद था, वो वाले कमरे का दरवाजा खुला था। ऊपर और नीचे के दोनों दरवाजे खुले हुए थे और निम्रा मेरी घर में मौजूद नहीं थी। ये दूसरा वाकया है दुआ के बाद। दुआ के अगर हम दुआ की बात करें कि उसके भी मुकदमे में कोई पेशरफ्त हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है लेकिन अभी तक जो है उसमें नाकाम है। और अब ये निम्रा का जो दूसरा वाकया हुआ है, 5 रोज इसको गुजर चुके हैं और अब तक उस बच्ची का जो है वो कुछ पता नहीं चल सका है। जिस तरह वालिदैन का कहना है कि हम लोगों ने हर जगह जो है उसको ढूंढने की कोशिश भी की और 2 लड़कों के ऊपर शक था जिसमें से एक लड़के को इनके मुताबिक जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। जी। निम्रा की तरह दुआ जहरा के वालिदैन भी अपनी बच्ची की गुमशुदगी पर अजियत में मुब्तला हैं। इनका क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। मेरी हुकूमत से ये मुतालबा है कि मेरी बच्ची को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए, जिस हालत में भी है। देखिए मुझे बच्ची जिंदा चाहिए। क्वेश्चन लोग करते हैं बच्ची चली गई, मैं कहता हूँ अगर बिलफर्ज लेट से एक 0.001% चांस कि वो चली गई, यार आप उसे मैंने एफआईआर कटवाई है, उसे सच तो करें ना, कहाँ गई, किसके साथ गई। मुझे पता है कोई नहीं लेके उसे कोई उठा के ले गया है लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हवा में तो बच्चा गायब नहीं हो जाएगा कि उसने ऐनक पहनी और वो दिखना बंद हो गया। यहाँ पे ये देखिए आप इधर, यहाँ पे ड्रिल लगी हुई थी, ये मेरा गेट है, यहाँ से वो बाहर आई, इधर इसने कचरा रखा और उसको मजदूरों ने भी नहीं देखा। जिन्होंने उठाया मैं उनसे कहती हूँ अगर आप अपने घर जाएं और आपकी कोई बहन बेटी गायब हो जाए आपको कैसी फीलिंग आएगी। रमजान में अगर आपसे गुनाह हो भी गया ना, मैं आपसे कहती हूँ मैं एक माँ हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, माफ कर दूंगी। बस मेरी बेटी को आप जाने दें, जिंदा सलामत जाने दें, खुदा के वास्ते जाने दें। आप बोले तो मैं नीचे बैठ के भीख मांग लेती हूँ। 5 दिन से यही हो रहा, आ जाएगी। आम खबर आपको दें कि कराची में एक और बच्ची के अगवे का केस सामने आ गया है।
گلشن اقبال میں بچی کو 13 اپریل کو اس کے فلیٹ کے ایک مکین نے اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا. اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے. آج نیوز کی نمائندہ انوشا جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں. انوشا، یہ کیا معاملہ ہے اور پولیس نے اس معاملے میں اب تک کیا پیش رفت کی ہے؟ جی بالکل، دیکھیے گلشن اقبال بلاک 19 میں 13 سالہ بچی کا اغوا اور زیادتی کا جو معاملہ تھا، اس میں متاثرہ بچی کے والد عبدالبلی خان کی جو گفتگو سامنے آئی، اس میں بتایا گیا کہ 13 اپریل کو بچی گھر کے نیچے سے لاپتہ ہوئی. بچی کو ہر جگہ ڈھونڈا تھا. عزیز بھٹی تھانے میں رپورٹ کے لیے گئے تو ٹال دیا گیا. 14 اپریل کو بچی گھر کے نیچے بے ہوشی کی حالت میں ملی، جبکہ بچی کا جنرل اسپتال میں ML کرایا گیا تھا. ML میں پتا چلا کہ بچی سے زیادتی ہوئی ہے. پولیس نے کارروائی کرنے میں وہ تاخیر کی ہے. والد نے الزام عائد کیا کہ بچی کو فلیٹ میں موجودہ پڑوسی نے اغوا کیا، جبکہ بااثر افراد کی سرپرستی کے باعث پولیس کارروائی نہیں کرنا چاہتی. والد نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ بچی نے ملزم عالم خان اور سونو کو کی شناخت کیا ہے، جبکہ واقعے کا مقدمہ درج کرنے کے بعد انویسٹیگیشن افسر رشوت طلب کر رہا ہے. والد نے یہ الزام عائد کیا، جبکہ بچی کے اغوا کے بعد واقعے کا مقدمہ اغوا اور زیادتی کی دفعات کے تحت وہ درج ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم کو تفتیش کے بعد عدالت میں پیش کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ انوشا جعفری آپ کا. لڑکیوں کے اغوا اور اب تک جو ہے وہ عدم بازیابی پر ہم مزید بات کریں گے. کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رفعت، یہ کیسز کیوں حل نہیں ہو رہے ہیں؟ اور اب تو ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور کراچی پولیس ہے کہ اسے یہی نہیں پتا لگ رہا کہ 2 بچیاں کہاں غائب ہو گئیں. رفعت سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات کراچی میں مزید بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ گلشن اقبال میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، لیکن اس کی اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ 13 اپریل کو فلیٹ کے ایک مکین نے جو ہے وہ اغوا کیا بچی کو اور پھر زیادتی کا بھی نشانہ بنایا. اس سے قبل نمرا کا واقعہ پیش آ چکا ہے اور دعا زہرا کا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر نمرا کی بات کریں تو کراچی سے ایک اور لڑکی نمرا جو ہے وہ لاپتہ ہو گئی ہے اور اغوا کا شبہ ظاہر کیا جانے لگا ہے. ملیر سعود آباد سے 20 اپریل کو 15 سالہ نمرا گھر سے نکلی ہے اور اب تک واپس نہیں آئی ہے. اور اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم کی. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران خان کی حکومت کو قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کی غفلت سے شہری مشکلات میں ہے. نواز شریف نے ملک میں اضافی بجلی فراہم کی تھی، لیکن عمران خان کی حکومت نے ایک بھی نیا یونٹ شامل نہیں کیا. سابق حکومت نے بروقت ایندھن خریدا، نہ ہی کارخانوں کی مرمت کرائی. PTI کی حکومت نے سستی اور تیز ترین بجلی بند کرنے والے پلانٹ بند کر دیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے پر اظہار برہمی. نمایاں کمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت کر دی. یہ بھی کہا کہ سابق حکومت کی غفلت سے شہری مشکلات میں ہیں. لوڈ شیڈنگ سے نجات تک خود چین سے بیٹھوں گا، نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا. متعلقہ حکام شہریوں کی تکلیف کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. تیل اور گیس کا بندوبست ہونے تک عبوری اقدامات کو بہتر بنایا جائے. نواز شریف نے ملک میں اضافی بجلی فراہم کی تھی. عمران خان کی حکومت نے ایک بھی نیا یونٹ شامل نہیں کیا. سابق حکومت نے بروقت ایندھن خریدا، نہ ہی کارخانوں کی مرمت کرائی. عمران حکومت نے سستی اور تیز ترین بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ بند کیے. اس کے برعکس مہنگی اور کم بجلی بنانے والے کارخانے استعمال کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس ظلم کی قیمت عوام کو ہر ماہ 100 ارب روپے کی شکل میں ادا کرنا پڑ رہی ہے. 6 ارب میں ملنے والا LNG کا جہاز قوم کو 20 ارب روپے میں پڑ رہا ہے. عمران حکومت کا ظلم قوم کو اس سال 500 ارب سے زائد میں پڑے گا. توانائی کے شعبے کی تباہی کر کے پاکستان میں معیشت دیوالیہ کرنے کی سازش کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے جوہر ٹاؤن میں قائم رمضان بازار کا اچانک دورہ کیا اور اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نے کوٹ لکھپت جیل لاہور کا بھی دورہ کیا اور قیدیوں کی سزا میں 2 ماہ کی کمی کا اعلان کیا. وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی قائم کر دی جو قیدیوں کی سہولت اور جیلوں کے مجموعی نظام کی بہتری کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا اور اسپتال کے 14 آپریشن یونٹس غیر فعال ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ غریب ملک کے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال کو صرف اسی لیے تباہ کیا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا.
PKLI के दौरे के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ब्रीफिंग में अस्पताल के 20 में से 14 ऑपरेशन यूनिट बंद होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और अस्पताल को मुकम्मल फाल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 2 दिन में दोबारा ब्रीफिंग की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि इस अस्पताल की तामीर के दौरान करोड़ों रुपए की बचत की। लोग कहते थे 20 अरब खर्च किया, 2 दफा नैब ने जेल भेजा। इन 20 अरब में से 20 पैसे की करप्शन भी साबित नहीं हुई। जो लोग कहते थे कि इस पे 20 अरब खर्च कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो मैं नैब के हुकूमत खाने में 2 मरतबा हो आया हूँ। मैं उन्होंने एक एक चीज पूछी, सबसे पूछी, वो 20 अरब रुपए में 20 पैसे की वो करप्शन निकाल के लाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि अंदरूनी सिंध के मुकाबले में ये अस्पताल कमाल सहूलतों से आरास्ता है। गंबत अस्पताल शानदार काम कर रहा है, यहाँ क्यों काम नहीं हो रहा? ये अस्पताल पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया था, बला तफरीक के कि कौन अमीर है कौन गरीब है, और गरीबों के इलाज के लिए खुले दिल के साथ यहाँ पर उनका हमने खर्चा उठाना था। वजीर आजम का कहना था कि जिस अस्पताल पर गरीब मुल्क का इतना पैसा खर्च हुआ उसे सिर्फ इसलिए तबाह करने की कोशिश की गई कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का मंसूबा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PKLI के दौरे के दौरान अस्पताल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। अस्पताल के 20 में से सिर्फ 6 यूनिट फाल हैं। गुज़िश्ता दौर में सिर्फ 17% गरीबों जबकि 83% अमीरों ने इलाज कराया। वज़ीर आज़म ने 48 घंटे में हुक्काम से दोबारा ब्रीफिंग मांगी है। गवर्नर पंजाब ने सदर को खत लिख दिया है जिसमें वजीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम करार देने की सिफारिश की गई है। लिखा कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मुतनाज़ा करार दे दिया। कहा कि गवर्नर ऑफिस को बुज़दार का इस्तीफा मिला ही नहीं तो मंजूर कैसे कर सकते हैं। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी का मामला ताहाल कटाई में अदालती हुक्म के बावजूद सदर की जानिब से अभी तक हलफ के लिए किसी नुमाइंदे का तकर्रुर नहीं किया गया। 8 दिन हो चुके हैं और पंजाब अभी तक अपने सरबराह से महरूम है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी खटाई में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक सदर ममलकत पीर को नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला करेंगे। नुमाइंदा मुकर्रर होने के बाद हलफ बर्दारी की तकरीब कल ही होने का इम्कान है। सदर पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा मुकर्रर न होने के बायस गुज़िश्ता रोज तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी करना पड़ी थी। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम दिया गया था, ताहम सदर ममलकत ने उन्हें नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया। सादिक संजरानी को लाहौर लाने वाला पंजाब हुकूमत का जहाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा रह गया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि सूरत हाल ठीक थी मगर बाबर अवान और फवाद चौधरी के ईवान सदर पहुँचने के बाद खराब हुई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला न मानने पर तौहीन अदालत की पटिशन दायर करेंगे। तौहीन अदालत की पिटीशन दायर की जाएगी कि कोर्ट के एक्सप्रेस ऑर्डर्स के बावजूद, कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद 22 दिन से सूबे में कोई हुकूमत नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने जुमे को सदर ममलकत से सिफारिश की थी कि वो वजीर आला की हलफ बर्दारी के लिए 24 घंटे में नुमाइंदा मुकर्रर करें, मगर ऐसा ना हो सका। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि चाहे पूरी PTI बीमार हो जाए फिर भी हमजा हल्फ उठाएंगे। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। ये भी कहा कि इमरान खान पूछते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली, तो वजह यह है कि अहकामात की धज्जियां उड़ाने पर अदालतें खुली। आइन और जमहूरियत को यरगमाल बनाने और कहते हैं अदालतें क्यों खुली। तहरीक इंसाफ ने 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन के मामलात का जायजा लिया गया। इजलास के बाद फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि तहरीक इंसाफ 26 अप्रैल को पूरे मुल्क में चीफ इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ एहतजाज करेगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जिनकी इज्जत लाजिम थी वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। साम्राज्य के एजेंडों ने अपने मफाद के लिए गंदी नाली की ईंटों को ताज महल में सजा दिया। ट्वीट में लिखा कि जिन्हें जेलों में होना चाहिए था उन्हें अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। इमरान खान की इस्लामाबाद के लिए कॉल दुनिया को हैरान कर देगी।
ऐसा जन्नाटे का रन पड़ेगा कि मौजूदा हुकूमत कम उम्र तरीन साबित होगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। दोस्त मुल्कों को जानबूझकर नाराज किया ताकि मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचे। सलामती कमेटी ने 2 बार कहा कि मुदाखलत नहीं हुई। इमरान खान ने पंजाब को भी आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया। एहसन इकबाल ने इमरान खान को रोना वायरस करार दे दिया। इमरान न्याजी ने पाकिस्तान के हर मुआशी मफाद को जद मारी है। ये किसी मुल्क दुश्मन के एजेंडे पे चल रहा है कि पाकिस्तान को हर दोस्त या हर उस ताकत से जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी है लड़ा दो और पाकिस्तान को मजीद तनहा करो। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसने 2 दफा वाजे कर दिया कि किसी किस्म की बैरूनी साजिश जिसका ताल्लुक रजीम चेंज से हो उसका कोई जिक्र मौजूद नहीं, लेकिन इमरान खान सिर्फ अपनी नाकाम सियासत को जिंदा रखने के लिए वो मुसलसल पाकिस्तान के मुफादात से खेल रहा है। सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए और अपनी अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बनाया हुआ है। आपने पंजाब में 3 हफ्ते से बदतरीन इंतजामी बहरान पैदा किया हुआ है। मुझे अफसोस है कि चौधरी परवेज इलाही उनके खुद इमेजेस आए कि वो गैलरी से अपने गुंडों और बदमाशों को अंदर ला रहे हैं। जिस तरह आपने सदर और गवर्नर का तमाशा बनाया है, आप अपने जैसा उन्हें भी छोटा कर रहे हैं।